सभी को नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें शेष मानव भूगोल में अमेरिकन भूगोलवेताओं के योगदान की जो चर्चा शेष बची हुई है उसे आज हम पूर्ण करते हैं। अमेरिकन भूगोलवेताओं में हमने कुमारी एलन सैम्पल, एल्वर्ड्स हंटिंगटन के बारे में पिछले वीडियोज़ में हमने चर्चा सुनी। आज बचे हुए 3 भूगोलवेता संक्षेप में आज हम उन्हें पूर्ण करेंगे। पहले हैं ईसा बॉमेन। बॉमेन का कार्यकाल 1878 से 1950 तक रहा। मिशिगन में जन्मे 26 दिसंबर 1878 को ईसा बॉमेन का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मिशिगन में ही हुई। उसके बाद इनकी रुचि दर्शन और प्राकृतिक चित्रण में रही। बॉमेन ने 1901 से 1902 तक यहाँ पर मिशिगन के नॉर्मन कॉलेज में मैकफार्लेन के निर्देशन में कार्य किया। फिर उसके बाद 1903 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डेविस के निर्देशन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1905 से 1915 तक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक गैगरी के साथ येल विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन कार्य किया और यहीं पर 1909 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1915 में बॉमेन की नियुक्ति अमेरिकन भूगोल समिति के निर्देशन के पद पर हुई। यहाँ पर इन्होंने 20 वर्षों तक कार्य किया। बॉमेन महोदय ने कई भौगोलिक यात्राएं की। 1913 में आप दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर रहे। यहाँ पर सर्वप्रथम एंडीज पर्वत के धरातलीय स्वरूप का विशेष अध्ययन किया। 1925 में बॉमेन ने जॉब हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। वहाँ उन्होंने संगठनात्मक और प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए विश्वविद्यालय की अनेकों समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। 1948 में यहाँ से अवकाश लेने के बाद हॉपकिंस विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग का नाम बदलकर ईसा बॉमेन भौगोलिक विचारधारा कर दिया गया। बॉमेन की पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी उस पुस्तक के आधार पर यह ग्रंथ जो है उनका वो मूल विचारधारा का ग्रंथ बना। ईसा बॉमेन का चिंतन फ्रांसीसी विचारधारा से प्रभावित रहा। इस कारण उन्होंने सदैव संभववाद का समर्थन किया। उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि प्राकृतिक वातावरण मानव समाज के स्वरूप को निश्चित नहीं करता, बल्कि मनुष्यों को नवीन प्राकृतिक तथ्य ज्ञात होते रहते हैं और इस प्रकार मानव को चयन की पूरी स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। मानव अपने भौगोलिक क्षेत्र की भूरचना, जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि को रूपांतरित करता रहता है। तो इस प्रकार ईसा बॉमेन आधुनिक अमेरिकन भूगोल के स्थापना में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है और आप भूगोल के प्रोफेसर रहे हैं। आपके नाम पर ईसा बॉमेन भौगोलिक विचारधारा वहाँ पर आज भी अध्ययन कराई जाती है। दूसरे व्यक्ति है थॉमस ग्रिफिथ टेलर, जिन्हें हम जी टेलर के नाम से जानते हैं। 1880 से लेकर 1963 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका जन्म वैसे 1880 में 1 दिसंबर को लंदन में हुआ। इनके पिता एक खनन इंजीनियर थे और 1992 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जाकर बस गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ऑस्ट्रेलिया में और उससे पहले ब्रिटेन में पूर्ण हुई थी। 1904 में स्नातक की उपाधि इन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय से अर्जित की। टेलर की प्रथम नियुक्ति 1907 में खनिज विभाग में भूवैज्ञानिक पद पर हुई। 1916 में एंटार्कटिका की भूवैज्ञानिक संरचना पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1918 में इनका चयन मेलबोर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में हुआ और यहाँ पर ग्लेशियोलॉजी और प्लेंटोलॉजी विषय इन्होंने अध्ययन करवाए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय में 1920 तक नवस्थापित भूगोल स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में ग्रिफिथ टेलर ने भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। इस समय आपको ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा का भी सदस्य बनाया गया। 1928 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और शिकागो विश्वविद्यालय में भूगोल विषय के प्रोफेसर रहे। 1935 तक इन्होंने कार्य किया। इस दौरान इन्होंने AAG अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स का इन्होंने स्थायी सदस्य चुना गया। 1935 तक 51
में सेवानिवृत्ति तक इन्होंने कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में भूगोल विषय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष का कार्य किया। इतनी लंबी अवधि तक ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहने के उपरांत भी ऑस्ट्रेलिया के प्रति देश प्रेम यानी सन ऑफ सॉइल इसी तरह से बना रहा। 1951 में 70 वर्ष की आयु में अपनी आंतरिक भावना से प्रेरित होकर ग्रिफिथ टेलर पुनः अपने मित्रों के आग्रह पर पुनः ऑस्ट्रेलिया लौटे और देश ने टेलर को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और राष्ट्रीय प्रोफेसर बनाया गया। 1954 में इनको विज्ञान अकादमी के लिए भी चुना गया। 1958 में ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता संस्थान का इन्होंने स्थापना करते हुए संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने सेवानिवृत्ति के उपरांत अधिकांश समय सिडनी शहर में बिताया। ग्रिफिथ टेलर की रुचि भूगोल और जियोलॉजी में समान रूप से थी। इन्होंने 1919 में ऑस्ट्रेलिया का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु संबंधी विविधताओं पर इन्होंने चर्चा की। इन्होंने अपना एक नया सिद्धांत दिया, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, न वातावरण निश्चयवाद न वातावरण संभववाद, बल्कि इन्होंने नव निश्चयवाद का सिद्धांत दिया, रुको और जाओ। यानी न मनुष्य प्रकृति का दास है, न प्रकृति को अपना दास बना सकता है, यह न उसका स्वामी है। मानव की कार्यक्षमता अपार है, ठीक इसी तरीके से प्रकृति की भी क्षमता अपार है। इस समन्वयवादी चिंतन में उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव और प्रकृति में निरंतर पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। उसके परिणाम स्वरूप ही जीवन पृथ्वी पर सफलतापूर्वक चलता रहता है। दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। प्रकृति के मानव पर नियंत्रण के बारे में उन्होंने कहा, द टर्म दे यूज आर मोर मॉडरेट, कंट्रोल इज रिप्लेस्ड बाय इन्फ्लुएंस। यानी हम नियंत्रण के स्थान पर हम प्रभाव शब्द काम में लें, और द इन्फ्लुएंस बाय द रिस्पॉन्स ऑफ एडजस्टमेंट, और ये जो प्रभाव है वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य या अनुकूलन के साथ होगा, एडजस्टमेंट के साथ होगा। इस प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के विकास के संबंध में भी अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1907 में प्रकाशित द आवर एवोल्यूशन सिविलाइजेशन, यानी हमारी जो भू शांति है, जियो पीस की विचारधारा इन्होंने प्रस्तुत की। टेलर का वैचारिक और चिंतन की दृष्टि से आधुनिक भूगोल में जबरदस्त और महत्वपूर्ण योगदान है। अगले व्यक्ति हैं प्रोफेसर कार्ल सावर। कार्ल सावर का जन्म 1889 में हुआ और आपका देहांत 1975 में हुआ। कार्ल सावर का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसौरी राज्य के वारंटन शहर में दिसंबर में हुआ। वहाँ 1889 में। सावर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के महान भूगोलवेत्ता कहे जा सकते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी में हुई। 1915 में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सेलिसबरी के निर्देशन में पीएचडी उपाधि प्राप्त की। इनका शोध का विषय था द साइट एंड कल्चर एट द सर्फेंडोर्ड वालेनकोटा, यानी प्रथम नियुक्ति मिशिगन विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर हुई। यहाँ पर इन्होंने व्यवहारिक भूगोल संबंधी कार्य किया। 1923 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गए। बर्कले में भूगोल प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1957 में ये मानद प्रोफेसर हो गए। 1923 से 1970 तक ये बर्कले में निरंतर रहे और शोध कार्य किया। 1925 में कार्ल सावर ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हार्टशॉन ने इसकी विशद व्याख्या की। भूगोल को सावर ने सामाजिक विज्ञान मानते हुए सांस्कृतिक भूगोल के सभी पक्षों पर महत्वपूर्ण कार्य किया। भूदृश्य की संकल्पना द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप पर अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया और भूदृश्य आकारी की द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप प्रस्तुत किया। रिचर्ड हार्टशॉन ने कहा कि कार्ल सावर ने दृश्यभूमि शब्द को दोहरे अर्थों में प्रयुक्त किया, परंतु सावर ने प्राचीन काल मानव और वनस्पति के मध्य संबंधों पर कार्य करते हुए सांस्कृतिक हृदय स्थलों की उत्पत्ति की संकल्पना भी प्रस्तुत की। कार्ल सावर सदैव पर्यावरण के व्यावसायिक दोहन के विरोधी रहे। इस प्रकार यह अमेरिकन भूगोल में विभिन्न भूगोलवेत्ताओं का मानव भूगोल के विकास में योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।